नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टीना में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर परीक्षा से लिए गए सभी प्रश्न हैं और उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड लास्ट तक देखें, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है 1510 में, ऑप्शन बी 1589 में, ऑप्शन सी 1526 में, ऑप्शन डी 1590 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक की सहायता से अफोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराया और 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। उन्हें गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अफोंसो डी अल्बुकर्क को। 17 फरवरी 1510 को बिना किसी प्रतिरोध के गोवा को पुर्तगालियों और अल्बुकर्क ने आधिकारिक रूप से अपने अधिकार में ले लिया था। गोवा ने 4.5 शताब्दियों तक पूर्व में प्रमुख पुर्तगाली आधार के रूप में कार्य किया और अंततः पुर्तगाली ईस्ट इंडीज और पुर्तगाली भारतीय क्षेत्रों की राजधानी बन गया। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की हुई थी? पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1957 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1967 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1980 में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित भारतीय जनसंघ की उत्तराधिकारी बनी। इसका उद्देश्य प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना है। पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के अभिन्न मानवतावाद और अंत्योदय के विचारों में विश्वास करती है। जो पार्टी है वो दीनदयाल उपाध्याय के अभिन्न मानवतावाद और अंत्योदय के विचारों में विश्वास करती है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। राजनीतिक दल और उनके स्थापना वर्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1999 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए अमन महोत्सव, ऑप्शन बी सरोहल महोत्सव, ऑप्शन बी सरोहल महोत्सव, ऑप्शन सी बाड़ेश्वर महोत्सव, ऑप्शन डी ट्यूलिप महोत्सव। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाड़ेश्वर महोत्सव, जो है माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। बाड़ेश्वर मेला भारत के राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में आयोजित एक लोकप्रिय आदिवासी मेला है। तो बाड़ेश्वर मेला कहाँ लगता है? भारत के राजस्थान राज्य में, जो कि डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। ये एक लोकप्रिय आदिवासी मेला है। मेला फरवरी के महीने में बाड़ेश्वर में आयोजित किया जाता है, जो डूंगरपुर से दूर सोम नदी द्वारा निर्मित एक छोटा डेल्टा है। मंदिर सोम नदी द्वारा निर्मित डेल्टा में स्थित है। यह मंदिर जो है सोम नदी द्वारा निर्मित डेल्टा में स्थित है। यह गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के आदिवासियों और जनजातियों का महोत्सव है, जो भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस महोत्सव में शामिल होते हैं। बाणेश्वर मेले का आयोजन माघ शुक्ल एकादशी में से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम और माही नदियों के बीच बने एक छोटे से डेल्टा में होता है। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किस धातु के बने थे? ऑप्शन है जस्ता के, ऑप्शन बी स्वर्ण के, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम के। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी तांबा के बने थे। चांदी और तांबा के बने थे। पंच चिन्हित सिक्के चांदी और तांबे के बने होते हैं, जिन्हें आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें स्थानीय और सार्वभौमिक दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। स्थानीय पंच चिन्हित सिक्कों में उनके स्थान और आकार के आधार पर 1 से 4 प्रतीक होते हैं। अगला पॉइंट, सार्वभौमिक पंच चिन्हित सिक्कों में 5 प्रतीक होते हैं और मुख्य रूप से मगध राजवंश द्वारा जारी किए जाते हैं। सिक्कों को पहली बार भारत गंगा के मैदान के जनपदों
जनपदों और महाजनपदों द्वारा पेश किया गया था। तो सिक्कों को पहली बार कब पेश किया गया था? सिक्कों को पहली बार भारत गंगा के मैदान के जनपदों और महाजनपदों द्वारा पेश किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, वे हथौड़े की मकसद से चिन्ह विशेष ठप्पा मारकर या पीट कर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, इसके राजवंश, शासन और सिक्कों के प्रकार। मौर्य साम्राज्य में चांदी और तांबे के बने पंचचिन्हित सिक्के। इंडो यूनानी जो ढले हुए सिक्के आमतौर पर गोल चांदी के बने होते हैं। कुषाण में प्रथम राजवंश ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी। तो प्रथम राजवंश था जो बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश ने। गुप्त साम्राज्य, अच्छी तरह से ढाला और अच्छी तरह से निष्पादित सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य द्वारा बनाए गए थे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था? ऑप्शन है गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। गुरु अंगद का जन्म एक त्रेहान खत्री की उपजात परिवार में हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है, गुरु अंगद का जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के मत्तेदी सराय में हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया, उनके पिता का नाम फेरूमल था जो एक व्यापारी थे। तो गुरु अंगद देव के पिता का नाम क्या था? फेरूमल, जो एक व्यापारी थे। अगला पॉइंट, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। तो गुरु अंगद देव जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे। अगला पॉइंट, गुरु अंगद पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि के मानकीकरण के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, हिंद महासागर विश्व का महासागर है। ऑप्शन ए विशालतम महासागर है, ऑप्शन बी तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन सी सबसे छोटा महासागर है, ऑप्शन डी दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 5 महासागरीय विभाजनों में से सबसे विशाल और गहरा है। जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी के 5 महासागरों में से सबसे विशाल और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर खारे पानी का एक समूह है जो दक्षिण में आर्कटिक क्षेत्र से उत्तर में आर्कटिक तक फैला हुआ है और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों और पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। मारियाना ट्रेंच जो है पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई है। तो मारियाना ट्रेंच जो है पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में है जो पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई है। अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं। अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में से दूसरा सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 106460000 वर्ग किलोमीटर है। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे छोटा और उथला है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है जो उथला, सबसे छोटा और उथला है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम के निषेध पर जोर देता है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है जो जबरन श्रम के निषेध पर जोर देता है? ऑप्शन दिए गए हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकारों के शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद 23 और 24 शामिल हैं। मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकारों में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 23 और 24 शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है मानव और अवैध व्यापार और बलात्श्रम के निषेध के बारे में है। यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को किसी भी तरह की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। जो यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 जो है, यह पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को किसी तरह की बिक्री या खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। जबरन श्रम के संबंध में यह किसी भी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या निर्माण कार्य में नौकरी करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदान, निर्माण कार्य में नौकरी करने पर रोक लगाता है। यह किसी भी हानि रहित या निर्दोष काम में उनके रोजगार को प्रतिबंधित नहीं करता है।
अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार भाग 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मौलिक अधिकार और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दिए गए हैं? समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या दिए गए हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 31 अनुच्छेद 29 से 31 में दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ओमान की खाड़ी। ओमान में केप अल हद और पाकिस्तान ईरान सीमा पर ग्वादर खाड़ी की बीच खाड़ी 200 मील व्यापक है। यह 350 मील लंबी है और फारस की खाड़ी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य के माध्यम से उत्तर पश्चिम को जोड़ता है। यह अरब सागर और हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में एकमात्र प्रवेश द्वार प्रदान करता है। लाल सागर जो है अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर का समुद्री जल प्रवेश है। तो लाल सागर जो है अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है। ये हिंद महासागर का समुद्री जल प्रवेश है। भारत के संविधान का अनुच्छेद देश केंद्र शासित प्रदेशों से किस प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए 233, ऑप्शन बी 239, ऑप्शन सी 224, ऑप्शन डी 228। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 239। भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का संचालन राष्ट्रपति द्वारा उस हद तक किया जाएगा जैसा कि वह उचित समझे, एक प्रशासक के माध्यम से जिसे उनके द्वारा ऐसा पदनाम के साथ नियुक्त किया जाएगा जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकें। भाग 4 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है और जहां एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है वह अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न, भू राजस्व की प्रणाली के तहत स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। ऑप्शन दिया गया है रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी महलवाड़ी, ऑप्शन सी मालगुजारी, ऑप्शन डी तालुकदार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रैयतवाड़ी। भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत स्वामित्व के अधिकार किसानों को सौंप दिए जाते थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। अगला पॉइंट दिया गया है 18वीं शताब्दी के अंत में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ने एक प्रणाली विकसित की जिसे बाद में रैयतवाड़ी प्रणाली के रूप में जाना जाने लगा। सर थॉमस मुनरो ने तब मद्रास प्रेसिडेंसी 1819 से 1826 के गवर्नर के रूप में कार्य करते हुए इसे लागू किया। रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत किसानों द्वारा भू राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है इस प्रणाली में रैयत के नाम से एक व्यक्तिगत किसान के पास जमीन की खरीद, हस्तांतरण और पट्टे पर पूरा अधिकार था। यह अधिकांश दक्षिणी भारत में प्रचलित था और पहली बार तमिलनाडु में पेश किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है बाद में इसे असम, बरार, पूर्वी पंजाब, कुर्ग और महाराष्ट्र तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रणाली के लाभ बिचौलियों को सफाया था जो अक्सर ग्रामीणों पर अत्याचार करते थे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट दिया गया है गुरु शिखर 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में संरेखित है। अरावली पर्वतमाला दिल्ली और गुजरात के पालनपुर के बीच लगभग 800 किलोमीटर तक चलती है।
अरावली पर्वतमाला दुनिया के सबसे बहुत पुराने तक पहाड़ों में से एक और भारत में सबसे पुराना है। क्वेश्चन दिया गया है जवाई बांध। जवाई बांध जवाई नदी पर बना एक जलाशय है जो किसकी सहायक नदी है। जवाई नदी पर बना एक जलाशय है जो किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन है लूनी नदी की, ऑप्शन बी बनास नदी की, ऑप्शन सी चंबल नदी की, ऑप्शन डी माही नदी की। सही उत्तर होगा जवाई नदी जो है ऑप्शन है लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई बांध जवाई नदी पर बना एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। बांध भारत में राजस्थान राज्य के पाली जिले में सुमेरपुर शहर के पास है। अगला पॉइंट दिया गया है बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। उन्होंने नदी पर एक बांध बनाने का विचार दिया। अगला पॉइंट दिया गया है यह बांध 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करता है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है। तो यह जो है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है मानव निर्मित बांध है। अगला क्वेश्चन 6 अप्रैल 1919 को देश के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार। सॉरी गलत हो गया थोड़ा, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा पारित 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का लोकप्रिय नाम था। अगला पॉइंट दिया गया इस अधिनियम को भारतीय जनता द्वारा इसकी अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक प्रकृति के कारण ब्लैक एक्ट कहा गया है। जिसे रॉलेट एक्ट को किस नाम से और जाना गया है तो ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया है, जिसे क्या कहते हैं काला कानून। यह अधिनियम 18 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को बिना किसी मुकदमे से अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए आतंकवादी गतिविधियों से संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी। इसे रॉलेट सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था और 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू होने की निर्धारित तिथि थी। लोग काम पर जाने से परहेज करेंगे और दमनकारी कृत्य के खिलाफ बैठकें करेंगे। सरकार ने लोगों पर जमकर शिकंजा कसा था। कई हिस्सों में हिंसक झड़प भी हुई थी। कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। सेना को पंजाब में तैनात किया गया था जहां मार्शल लॉ लागू किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहां हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। लोग बैसाखी मनाने और दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करने के लिए संलग्न बगीचे में एकत्र हुए थे। अगला पॉइंट कर्नल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी। मार्च 1922 में रॉलेट एक्ट और 22 अन्य अधिनियमों को सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना वर्ष शुरू हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। ऑप्शन है 1999, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 1995। तो जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन है 1999 में। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन गरीब परिवारों की सहायता की जाती है उनकी आय कम से कम 2000 रुपये प्रतिमाह हो, ताकि उन परिवारों को 3 साल में गरीबी से बाहर निकाला जा सके। अगला पॉइंट सहायता प्राप्त परिवार व्यक्ति स्वरोजगारी या समूह स्व सहायता समूह हो सकते हैं। समूह दृष्टिकोण मुख्य केंद्र बिंदु होगा। चाणक्य देश के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। तो सही उत्तर होगा चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे। चाणक्य जिन्हें अक्सर कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है ने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला पॉइंट है उनका सबसे प्रसिद्ध काम राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र युवा चंद्रगुप्त के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा गया था कि कैसे सफलतापूर्वक शासन किया जाए।
उनका पालन पोषण तक्षशिला में हुआ था और उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? वो जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दार उल सिफा में हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित एक कला संग्रहालय है। यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय होने और दुनिया में पुरावशों का सबसे बड़ा एक व्यक्ति संग्रह होने के लिए उल्लेखनीय है। यह कई सभ्यताओं से अपने अमूल्य संग्रह के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। सलार जंग संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1951 में हुई थी। संग्रहालय के संग्रह का बड़ा हिस्सा मीर यूसुफ अली खां द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिसे लोकप्रिय रूप से सलार जंग थर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अजीलामू लोक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग की मोनपा जनजाति द्वारा प्रस्तुत सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैलियों में से एक अजीलामू है। संक्षेप में यह तिब्बती भाषा में हिंदुओं की रामायण है। संक्षेप में कहा जाए तो यह तिब्बती भाषा में हिंदुओं की रामायण है। इस नृत्य नाटिका के सबसे मुख्य पात्र 5 हैं। मुख्य पात्र न्यापा है। मुख्य पात्र जो क्या है इसका? न्यापा है। और विरोधी जो है न्यायो है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जैसे कि रोकपी, हुरकानी, पोनुंग, शेर और मयूर नृत्य, हुरकानी, बुइया, चलो, रेखापाड़ा, पोपिर और वांचो हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ऑप्शन ई 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 24वां संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 24वां संशोधन अधिनियम 1971। 5 नवंबर 1971 का 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, आईसी गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसने संसद को किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने से रोक दिया था को इस संशोधन द्वारा चुनौती दी गई थी। अगला पॉइंट है, 11 न्यायाधीशों की विशेष पीठ के अनुसार संसद के पास संवैधानिक स्वतंत्रता को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 13 और 368 को 24वें संविधान संशोधन किया गया। अनुच्छेद 13 और 368 को 24वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया ताकि संसद को मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की अनुमति मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय जंगली गधे का प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी हिमालय का ऊपरी क्षेत्र, ऑप्शन सी गंगा के मैदान, ऑप्शन डी कच्छ का छोटा रण। सही उत्तर होगा जंगली गधे का प्राकृतिक आवास कहाँ है? ऑप्शन डी कच्छ का छोटा रण। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, जिसे कभी कभी जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के छोटे रण में स्थित है। अगला पॉइंट है, 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानूनी आधार था जिस पर वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था। अभयारण्य वह जगह है जहां एशियाई जंगली गधा प्रजाति ओनागर इक्वस हेमियोनेस की गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय जंगली गधा खुर उप प्रजाति को देखना संभव है। अगला पॉइंट है, अभयारण्य द्वारा सामना किया जाने वाला मुख्य खतरा क्षेत्र में अवैध नमक अभिनगमन गतिविधि है। भारत की नमक आपूर्ति का 25% क्षेत्र में अभिनगमन गतिविधि से आता है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।